नमस्कार। स्वागत है बियॉन्ड विदिन पर, जहां हम भीतर की दुनिया की खोज करते हैं और उन कहानियों को सुनते हैं जो सोच को बदल दें। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने लिखकर कुछ नहीं छोड़ा, पर उसकी आवाज़ आज भी गूंजती है। उसका नाम सुकरात था। सूरज की पहली किरणें पार्थनन की ऊंची स्तंभों पर सुनहरी परत बिखेर रही हैं। पत्थर की सड़कों पर सुबह की ठंडी हवा चल रही है। बाजार में मसालों की तीखी खुशबू और लकड़ी के बर्तनों की खनक है। एथेंस एक जीवित कैनवस की तरह है। थिएटरों की गूंज, चौपालों की बहसें और गलियों में बहती हुई जिंदगी। पर हाल ही में ये शहर एक बड़े युद्ध की छाया से गुजरा है। उसकी आत्मा अभी भी उस थकान से उभर रही है। भीड़ के बीच एक साधारण सा व्यक्ति चलता है। साधारण वस्त्र, नंगे पांव और आंखों में जिज्ञासा। वो सुकरात है। उसकी चाल में कोई घमंड नहीं, केवल एक शांत सी दृढ़ता है। वो भीड़ में घुलकर चलता है, पर उसकी उपस्थिति हवा में एक हल्की तरंग पैदा कर देती है, जैसे कोई पत्थर पानी में गिरा हो और उसके चारों ओर लहरें बन रही हों। आज हम उसी तरंग के स्रोत की खोज करेंगे। सुकरात का चेहरा साधारण था, पर उसकी आंखें बड़ी और तीक्ष्ण थीं। वे किसी भी बात के पीछे छिपे अर्थ को पकड़ लेती थीं। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर गहरी और लगातार थी। मोची के ठेले के पास वो रुकता है। सुई की टकटक, चमड़े की खुशबू और मोची की थकी हुई उंगलियां, ये सब एक शांत दृश्य बनाते हैं। सुकरात बिना किसी औपचारिकता के पूछता है, न्याय क्या है? मोची की उंगलियां थम जाती हैं। उसने हमेशा माना था कि न्याय वही है जो मालिक कहे, पर सुकरात का अगला सवाल मोची के भीतर एक हलचल पैदा कर देता है। अगर मालिक गलत हो तो क्या फिर भी वही न्याय होगा? भीड़ में कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं। मोची का चेहरा उलझन में है, उसकी आवाज़ धीमी पड़ती है। ये छोटा सा संवाद दिखाता है कि कैसे एक सरल प्रश्न किसी की दुनिया को हिला सकता है। बाजार की भीड़ में अलग अलग चेहरे हैं, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा, कुछ व्यापारी और कुछ छात्र। हर चेहरे पर अलग अलग भाव उभरते हैं। एक बूढ़ा व्यापारी कहता है कि ऐसे सवाल व्यवस्था को हिला सकते हैं। एक युवा कहता है कि यही तो सोचने की शुरुआत है। सुकरात का तरीका कठोर नहीं था। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं पूछता था। वो मानता था कि हर इंसान के भीतर कुछ सच्चाई पहले से मौजूद है। उसका काम उसे बाहर लाना है। वो अक्सर कहता था, मैं दाई की तरह हूँ, मैं जन्म देने में मदद करता हूँ पर जन्म नहीं देता। ये दृष्टि उसकी विनम्रता और उसकी ताकत को दर्शाती है। जब आप किसी के भीतर छिपे विश्वासों को उजागर करते हैं तो आप कुछ लोगों की असुरक्षा और क्रोध को भी जगाते हैं, और यही बाद में टकराव का बीज बनता है। सुकरात के चारों ओर युवा समूह जमा हो जाता है। वो उसकी बातों से उत्साहित होते हैं। कुछ उसकी शैली की नकल करने की कोशिश करते हैं। वही प्रश्न कला, वही तीव्रता, वही विनम्रता। वे अपने घरों और गुरुओं के सामने सवाल उठाने लगते हैं। ये ऊर्जा शहर में एक नई लहर बनती है, एक ऐसी लहर जो परंपराओं को चुनौती देती है और नए विचारों को जन्म देती है। पर इस नकल में एक जोखिम भी था। युवा उत्साह में अक्सर सीमाओं को पार कर देते। वे सवालों को केवल चुनौती के रूप में न लेकर खोज के रूप में लेते। इससे कुछ लोग, विशेषकर बुजुर्ग और सत्ता में बैठे लोग, असहज हो गए। एथेंस में सोफिस्टों का उदय हुआ। वे शिक्षक थे जो तर्क कौशल और भाषण कला सिखाते थे, और इसके लिए वे पैसे लेते थे। उनके पास प्रभाव और संसाधन थे। उनके लिए ज्ञान एक कौशल था और कौशल का मूल्य बाजार में तय होता था। सुकरात इस व्यावसायिक दृष्टिकोण का विरोध करते थे। उनके लिए ज्ञान बिकने वाली वस्तु नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक खोज थी। जब सुकरात सार्वजनिक रूप से सोफिस्टों के दावों को चुनौती देते थे तो सोफिस्टों की दुकानदारी पर असर पड़ता था। ये आर्थिक और वैचारिक टकराव बाद में राजनैतिक रूप लेता है, क्योंकि जब किसी समूह की आजीविका और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ती है तो वे प्रतिशोध के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन सुकरात एक सेनापति से मिलते हैं। कवच की चमक, घोड़े की सवारी की गंध और युद्ध की कहानियों का गर्व उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखता है। सेनापति गर्व से कहता है, हिम्मत का मतलब है युद्ध में डटे रहना। सुकरात मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या कभी कभी पीछे हटना भी हिम्मत नहीं हो सकता? सेनापति का चेहरा बदलता है। वो सोचता है। सुकरात आगे बढ़ते हैं, यदि कोई रणनीति के तहत पीछे हटता है ताकि दुश्मन को जाल में फंसाया जा सके, तो क्या वो कायर है? सेनापति कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, नहीं, वो समझदारी है। सुकरात कहते हैं, तो क्या हिम्मत केवल डटे रहने का नाम नहीं रह गया? सेनापति की परिभाषा और भी जटिल हो जाती है। ये संवाद दिखाता है कि कैसे प्रश्न किसी निश्चित परिभाषा को खोलकर उसके भीतर छिपे विरोधाभासों को उजागर कर देते हैं। बाजार के एक कोने में एक महिला बैठी है। उसकी आंखों में थकान है और हाथों में एक छोटा सा बर्तन है जिसे वो बेचने आई है। सुकरात उससे पूछते हैं, अच्छा जीवन क्या है? महिला कहती है, अच्छा जीवन वो है जिसमें परिवार सुरक्षित हो और रोजी रोटी हो।
सुकरात धीरे धीरे सवालों की एक श्रृंखला पूछते हैं। क्या परिवार की सुरक्षा केवल धन से आती है? क्या कभी कभी त्याग और प्रेम भी सुरक्षा दे सकते हैं? महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है। ये छोटे छोटे व्यक्तिगत दृश्य दिखाते हैं कि सुकरात के प्रश्न लोगों के रोजमर्रा के जीवन को छूते थे, और ये अक्सर दर्दनाक भी होता था, क्योंकि आत्म परीक्षण में पुरानी धारणाएं टूटती हैं। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि सुकरात के चारों ओर दो ध्रुव बन रहे हैं, एक जो उन्हें प्रेरक मानता है और दूसरा जो उन्हें खतरनाक मानता है। ये विभाजन राजनीतिक रूप से भी दिखाई देने लगा। कुछ नेता और प्रभावशाली लोग डरने लगे कि सुकरात युवाओं को परंपराओं से दूर कर रहे हैं और उनकी सत्ता की नींव हिल सकती है। ये भय और असुरक्षा का मिश्रण अंततः उस मुकदमे की ओर ले गया जिसमें सुकरात पर आरोप लगाए गए, युवाओं को भ्रष्ट करना और देवताओं का अपमान करना। सुकरात की उपस्थिति एथेंस की गलियों में धीरे धीरे एक आदत बनती जा रही थी। वही पत्थर, वही धूल, पर अब हवा में एक नई हलचल है, सवालों की गूंज। सुकरात की उपस्थिति ने एथेंस के भीतर एक चिंगारी जलाई है। कुछ लोग उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग उसे और हवा देंगे। सुकरात का तरीका सीधा नहीं होता था। वो कभी ये नहीं कहता था तुम गलत हो, वो बस पूछता था क्या तुम निश्चित हो? हिसाब से धन के बिना कोई सफल नहीं हो सकता? व्यापारी तुरंत कुछ उदाहरण देता है, एक कवि, एक दानी, एक शिक्षक। सुकरात फिर पूछते हैं क्या तुम उन लोगों को सफल नहीं मानते? व्यापारी की आवाज़ धीमी पड़ती है, उसकी परिभाषा फैलती और बदलती है। परिभाषा मांगने का अर्थ केवल शब्द शब्द का स्पष्टीकरण नहीं, ये उस व्यक्ति की दुनिया दृष्टि को सामने लाना है। अक्सर हम शब्दों को बिना सोचे समझे उपयोग करते हैं, जैसे न्याय, सफलता, हिम्मत, और यही शब्द हमारी सोच की सीमाएं बन जाते हैं। सुकरात इन सीमाओं को धीरे धीरे खोलते हैं। जब कोई परिभाषा देता है तो उसके साथ अक्सर छिपी हुई मान्यताएं भी आती हैं। उदाहरण के लिए, न्याय वही है जो कानून कहे। इस परिभाषा के साथ ये मान्यता जुड़ी होती है कि कानून हमेशा न्याय का प्रतिनिधि है। पर क्या हर कानून न्याय है? क्या कानूनों के निर्माता स्वयं निष्पक्ष होते हैं? सुकरात इन मान्यताओं को धीरे धीरे उजागर करते हैं। वे पूछते हैं कौन सा कानून, किस समय का कानून, और क्या कानून बदलने पर न्याय भी बदल जाएगा? इस तरह के प्रश्न सामने वाले को उसकी मान्यताओं की तह तक ले जाते हैं और उसे स्वयं ये देखने पर मजबूर करते हैं कि उसकी परिभाषा किन परिस्थितियों में काम करती है और किन में नहीं। दूसरे चरण में सुकरात उदाहरण और अपवाद मांगते हैं। ये चरण परिभाषा की व्यावहारिकता को परखता है। उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि परिभाषा वास्तविक दुनिया में कैसे काम करती है। एक नाटकीय अनुक्रम सुनिए। एक युवा कवि कहता है, साहस का अर्थ है कभी न डरना। सुकरात पूछते हैं, क्या वो व्यक्ति जो अपने परिवार की रक्षा के लिए डर के बावजूद आगे बढ़ता है, साहसी नहीं है? कवि कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर वो कहता है, शायद डर के साथ भी साहस हो सकता है। सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो आपकी परिभाषा संकुचित थी, उसे विस्तारित करने की जरूरत है। उदाहरण और अपवाद की खोज से परिभाषा अधिक समृद्ध और लचीली बनती है। ये प्रक्रिया सामने वाले को उसकी सोच की किनारों को पहचानने और उन्हें विस्तारित करने में मदद करती है। तीसरे चरण में विरोधाभासों को सामने लाया जाता है। सुकरात छोटे छोटे सवालों से उस दावे के भीतर छिपे हुए विरोधाभासों को उजागर करते हैं और सामने वाला स्वयं अपनी सीमाएं पहचान लेता है। ये हिस्सा नाटकीय रूप से सबसे प्रभावशाली होता है। कल्पना कीजिए कि कोई कहता है, सत्य वही है जो सभी स्वीकार करें। सुकरात पूछते हैं, क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि अधिकांश लोग किसी झूठ को सत्य मानते रहे हों? सामने वाला कुछ उदाहरण देता है और फिर विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है। सत्य और लोकप्रियता समान नहीं होते। विरोधाभास उजागर होने पर सामने वाले के भीतर एक आंतरिक हलचल होती है। कभी कभी ये असहज होती है, पर यही असहजता परिवर्तन की शुरुआत है। सुकरात का उद्देश्य किसी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उसे उसकी सोच की सीमाओं से परिचित कराना था। चौथा चरण है स्वीकार्यता। जब सामने वाला स्वयं ये स्वीकार कर ले कि उसकी परिभाषा अधूरी है, तब वास्तविक सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये स्वीकार्यता अक्सर धीरे धीरे आती है, एक छोटी सी दरार के रूप में, और फिर विस्तार में बदल जाती है। सुकरात इसे दाई की तरह बताते थे। वे ज्ञान को जन्म नहीं देते, पर जन्म में मदद करते हैं। स्वीकार्यता के बाद सामने वाला नए प्रश्नों के साथ आगे बढ़ता है। उसकी सोच अधिक परिष्कृत और सहनशील बनती है। एलएनक्यूज यानी जांच पड़ताल का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। जब कोई अपनी अज्ञानता स्वीकार करता है तो उसकी सीखने के द्वार खुल जाते हैं।
ये स्वीकार्यता शर्म नहीं बल्कि एक बौद्धिक परिपक्वता का संकेत है। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रश्नों का सामना करने से व्यक्ति की आत्मधारणा चुनौती में आती है। यदि वो खुले मन से जवाब देता है तो उसकी सोच में लचीलापन आता है। यदि वो रक्षात्मक हो जाता है तो वही प्रश्न संघर्ष और टकराव का कारण बनते हैं। सुकरात का कौशल ये जानना था कि कब किस तरह का प्रश्न किस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। सुकरातिक मेथड केवल तार्किक अभ्यास नहीं, इसमें नैतिक आयाम भी गहरे हैं। प्रश्न पूछने का तरीका और उद्देश्य दोनों नैतिक होते हैं। क्या प्रश्न का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है या उसे सोचने में मदद करना? क्या प्रश्न का उपयोग शक्ति के रूप में किया जा रहा है या ज्ञान के लिए? इन नैतिक सवालों का उत्तर देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तार्किक प्रश्नों का। अब एक विस्तृत नाटकीय उदाहरण सुनिए। ये एक काल्पनिक संवाद है पर यह वास्तविकता के बहुत करीब है। दृश्य: एक चौपाल, शाम का समय, चारों ओर लोग बैठे हैं। एक युवा कहता है, न्याय का अर्थ है कि हर अपराधी को सजा मिले। सुकरात पूछते हैं, क्या हर सजा न्याय है? युवा तुरंत कहता है, हाँ, जो अपराध करता है उसे दंड मिलना चाहिए। सुकरात आगे पूछते हैं, क्या दंड का उद्देश्य प्रतिशोध है या सुधार? युवा कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर वो कहता है, शायद सुधार भी एक उद्देश्य हो सकता है। सुकरात कहते हैं, तो क्या हम दंड को केवल प्रतिशोध के रूप में नहीं देख सकते? ये प्रश्न युवा को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये लंबा संवाद दिखाता है कि कैसे एक सरल कथन, न्याय का अर्थ है सजा, कई परतों में खुल सकता है। न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं बल्कि पुनर्स्थापना, सुधार और सामाजिक संतुलन भी हो सकता है। सुकरात का उद्देश्य यही था, लोगों को इन परतों तक पहुंचाना। अब एक निर्देशित अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास 10 से 15 मिनट का होगा और इसे आप अकेले या किसी साथी के साथ कर सकते हैं। पहले किसी मान्यता को चुनिए, जैसे सफलता क्या है, और उसे लिखिए। फिर निम्न चरणों का पालन कीजिए। चरण 1, परिभाषा मांगिए। अपनी परिभाषा स्पष्ट शब्दों में लिखिए। चरण 2, 3 उदाहरण दीजिए जो आपकी परिभाषा को समर्थन दे। चरण 3, एक संभावित अपवाद सोचिए, कोई उदाहरण जो आपकी परिभाषा को चुनौती दे। चरण 4, विरोधाभासों को लिखिए और सोचिए कि आपकी परिभाषा को कैसे विस्तारित किया जा सकता है। अब 8 मिनट का मौन अभ्यास के लिए। अभ्यास के बाद अपने निष्कर्षों को संक्षेप में लिखिए और देखें कि आपकी परिभाषा कितनी बदल गई है। ये अभ्यास आपकी सोच को परिष्कृत करेगा और आपको प्रश्नों के माध्यम से सीखने का अनुभव देगा। सुकरातिक मेथड आज भी कई क्षेत्रों में उपयोग होता है। कानून के छात्रों को तर्क कौशल सिखाने के लिए, डॉक्टरों को क्लिनिकल केस डिस्कशन में और बिजनेस स्कूलों में निर्णय प्रक्रिया को परखने के लिए ये पद्धति अपनाई जाती है। क्लिनिकल सेटिंग में प्रश्न आधारित चर्चा डॉक्टरों को अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने और वैकल्पिक निदान पर विचार करने में मदद करती है। कानूनी शिक्षा में परिभाषाओं की जांच से वकील और न्यायाधीश अधिक स्पष्ट और निश्चित तर्क विकसित करते हैं। हर पद्धति की तरह सुकरातिक मेथड की भी सीमाएं और जोखिम हैं। प्रश्नों का गलत उपयोग मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचा सकता है। यदि प्रश्नों का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना हो तो वो विनाशकारी हो सकता है। इसलिए प्रश्नों का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। क्या हम सीखना चाहते हैं या जीतना? क्या हम सहानुभूति के साथ पूछ रहे हैं या केवल चुनौती के लिए? इन नैतिक सवालों का उत्तर देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तार्किक प्रश्नों का। इस अध्याय का सार ये है कि प्रश्न ही ज्ञान का इंजन है। सुकरात ने हमें सिखाया कि सवालों से ही हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज जब जानकारी की भरमार है, ये कला और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एथेंस का राजनीतिक परिदृश्य जटिल और जीवंत था। युद्ध की थकान अभी भी लोगों के मन पर थी। लोकतंत्र की चमक के साथ ही असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी। यहाँ हर चौपाल में बहस होती थी, पर अब बहसों के बीच एक नया तनाव उभर रहा था। वो तनाव जो परंपरा और परिवर्तन के बीच टकराव से पैदा होता है। सुकरात इसी माहौल में सवाल उठाते थे और उनके प्रश्न अक्सर राजनीतिक अर्थ भी ले लेते थे। सोफिस्ट वे शिक्षक थे जो तर्क कौशल और भाषण कला सिखाते थे और इसके लिए वे भुगतान लेते थे। उनके पास संसाधन और प्रभाव था। वे सार्वजनिक राय को आकार देते थे। जब ज्ञान बाजार का हिस्सा बन जाता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। सुकरात ने ज्ञान को बेचने से इनकार किया। उनके लिए ज्ञान एक आंतरिक खोज थी, न कि मुद्रा का साधन। यही वैचारिक अंतर संघर्ष की जड़ बन गया।
सार्वजनिक चौपालों में सुकरात के संवादों का प्रभाव स्पष्ट था। लोग इकट्ठा होते, प्रश्न उठते और तर्कों की लहरें फैलती। कभी कभी ये मनोरंजन बन जाता, कभी कभी ये तीखा संघर्ष बन जाता। एक चौपाल का दृश्य सोचिए। सुकरात एक प्रश्न पूछते हैं, भीड़ में से कोई जोर से हंसता है, कोई चुप हो जाता है। कुछ युवा उत्साह से तालियां बजाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं ने सार्वजनिक भावना को आकार दिया और नेताओं की नज़र में खतरे का संकेत जगाया। कुछ नेताओं ने सार्वजनिक बहसों को केवल बहस नहीं माना, उन्होंने इसे सत्ता के लिए खतरा समझा। रात के समय गुप्त बैठकों में वे चर्चा करते, कैसे सुकरात की लोकप्रियता को नियंत्रित किया जाए। इन बैठकों में शब्द धीमे और योजनाएं ठंडी होती थीं। वे सोचते थे कि विचारों को दबाना ही सुरक्षा है, पर अक्सर दमन विचारों को और अधिक दृढ़ कर देता है। ये रणनीति बाद में मुकदमे और सार्वजनिक विभाजन की ओर ले गई। उस समय के सार्वजनिक मंचों और कवियों की कहानियों में भी सुकरात का जिक्र होता था। कुछ कवि उनकी प्रशंसा करते, कुछ आलोचना। अफवाहें फैलती कि वे देवताओं का अपमान करते हैं, कि वे युवाओं को भटका रहे हैं। अफवाहें अक्सर सच्चाई से तेजी से फैलती हैं। वे लोगों के भय को हवा देती हैं और सामाजिक विभाजन को गहरा करती हैं। सुकरात के खिलाफ जो कथाएं बनी, वे केवल विचारों का विरोध नहीं थी, वे शक्ति संरचनाओं की रक्षा का माध्यम बन गई। सुकरात युवाओं में लोकप्रिय थे। उनकी शैली ने नई पीढ़ी को सोचने के लिए प्रेरित किया, पर ये आकर्षण पीढ़ीगत तनाव भी पैदा करता था। बुजुर्गों और परंपरावादियों को ये परिवर्तन खतरनाक लगा। युवा उत्साह में अक्सर सीमाएं भूल जाते, वे सवालों को चुनौती के रूप में लेते, न कि खोज के रूप में। इससे सामाजिक संवाद का स्वर बदल गया। सहानुभूति की जगह कटुता और विरोधाभासों की तेजी आई। एक संवेदनशील आयाम था धर्म। कुछ लोगों ने सुकरात के प्रश्नों को धार्मिक विश्वासों पर हमला माना। देवताओं और परंपराओं का मुद्दा भावनात्मक था। यहाँ तर्क कम और भावना अधिक काम करती थी। जब किसी समुदाय की धार्मिक पहचान चुनौती में आती है तो प्रतिक्रिया तीव्र होती है। ये तीव्रता राजनीतिक हितों से मिलकर और भी खतरनाक बन जाती है, और सुकरात के खिलाफ आरोप इसी मिश्रण से जन्मे। इस राजनीतिक तूफान के बीच छोटे छोटे व्यक्तिगत दृश्य भी थे। एक शिक्षक जिसने सुकरात से प्रेरणा पाई पर नौकरी खोने का डर। एक युवा जिसने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाए और परिवार में टकराव झेला। ये व्यक्तिगत कहानियां दिखाती हैं कि विचारों का प्रभाव केवल सार्वजनिक बहस तक सीमित नहीं रहता, वे घरों, रिश्तों और रोज़मर्रा की जिंदगी में भी गूंजते हैं। यही मानवीय परतें अक्सर राजनीतिक निर्णयों को मानवीय परिणामों से जोड़ देती हैं। धीरे धीरे टकराव शिखर पर पहुंचा। नेताओं की रणनीतियां, सार्वजनिक प्रभाव और धार्मिक भावनाएं मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं जहां सवाल पूछने वाले को खतरा समझा जाने लगा। ये वो मोड़ था जहां विचारों का संघर्ष कानूनी और राजनीतिक कार्यवाही में बदल गया, और अंततः मुकदमे की प्रक्रिया ने इस टकराव को सार्वजनिक और निर्णायक रूप दे दिया। इस अध्याय का सार ये है कि विचार, शक्ति और भावना एक साथ मिलकर किसी विचारक की नियति तय कर सकते हैं। सुकरात की कहानी दिखाती है कि प्रश्न पूछना कभी-कभी व्यक्तिगत और सामाजिक जोखिम भी लेकर आता है। आज भी जब कोई विचार व्यवस्था को चुनौती देता है तो वही मिश्रण भय, शक्ति और भावनाएं सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक संवाद में सहानुभूति, स्पष्टता और नैतिकता की आवश्यकता और भी अधिक है। एथेंस का राजनीतिक परिदृश्य जटिल और जीवंत था। युद्ध की थकान अभी भी लोगों के मन पर थी। लोकतंत्र की चमक के साथ ही असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी। यहाँ हर चौपाल में बहस होती थी, पर अब बहसों के बीच एक नया तनाव उभर रहा था। वो तनाव जो परंपरा और परिवर्तन के बीच टकराव से पैदा होता है। सुकरात इसी माहौल में सवाल उठाते थे और उनके प्रश्न अक्सर राजनीतिक अर्थ भी ले लेते थे। सार्वजनिक चौपालों में सुकरात के संवादों का प्रभाव स्पष्ट था। लोग इकट्ठा होते, प्रश्न उठते और तर्कों की लहरें फैलतीं। कभी कभी ये मनोरंजन बन जाता, कभी कभी ये तीखा संघर्ष बन जाता। एक चौपाल का दृश्य सोचिए। सुकरात एक प्रश्न पूछते हैं, भीड़ में से कोई जोर से हंसता है, कोई चुप हो जाता है। कुछ युवा उत्साह से तालियां बजाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं ने सार्वजनिक भावना को आकार दिया और नेताओं की नज़र में खतरे का संकेत जगाया।
कुछ नेताओं ने सार्वजनिक बहसों को केवल बहस नहीं माना, उन्होंने इसे सत्ता के लिए खतरा समझा। रात के समय गुप्त बैठकों में वे चर्चा करते कैसे सुकरात की लोकप्रियता को नियंत्रित किया जाए। इन बैठकों में शब्द धीमे और योजनाएं ठंडी होती थीं। वे सोचते थे कि विचारों को दबाना ही सुरक्षा है, पर अक्सर दमन विचारों को और अधिक दृढ़ कर देता है। ये रणनीति बाद में मुकदमे और सार्वजनिक विभाजन की ओर ले गई। उस समय के सार्वजनिक मंचों और कवियों की कहानियों में भी सुकरात का जिक्र होता था। कुछ कवि उनकी प्रशंसा करते, कुछ आलोचना। अफवाहें फैलती कि वे देवताओं का अपमान करते हैं, कि वे युवाओं को भटका रहे हैं। अफवाहें अक्सर सच्चाई से तेजी से फैलती हैं। वे लोगों के भय को हवा देती हैं और सामाजिक विभाजन को गहरा करती हैं। सुकरात के खिलाफ जो कथाएं बनी, वे केवल विचारों का विरोध नहीं थीं, वे शक्ति संरचनाओं की रक्षा का माध्यम बन गईं। सुकरात युवाओं में लोकप्रिय थे। उनकी शैली ने नई पीढ़ी को सोचने के लिए प्रेरित किया, पर ये आकर्षण पीढ़ीगत तनाव भी पैदा करता था। बुजुर्गों और परंपरावादियों को ये परिवर्तन खतरनाक लगा। युवा उत्साह में अक्सर सीमाएं भूल जाते। वे सवालों को चुनौती के रूप में नहीं, छोज के रूप में लेते। इससे सामाजिक संवाद का स्वर बदल गया। सहानुभूति की जगह कटुता और विरोधाभासों की तेजी आई। एक संवेदनशील आयाम था धर्म। कुछ लोगों ने सुकरात के प्रश्नों को धार्मिक विश्वासों पर हमला माना। देवताओं और परंपराओं का मुद्दा भावनात्मक था। यहाँ तर्क कम और भावना अधिक काम करती थी। जब किसी समुदाय की धार्मिक पहचान चुनौती में आती है तो प्रतिक्रिया तीव्र होती है। ये तीव्रता राजनीतिक हितों से मिलकर और भी खतरनाक बन जाती है, और सुकरात के खिलाफ आरोप इसी मिश्रण से जन्मे। इस राजनीतिक तूफान के बीच छोटे छोटे व्यक्तिगत दृश्य भी थे। एक शिक्षक जिसने सुकरात से प्रेरणा पाई पर नौकरी खोने का डर, एक युवा जिसने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाए और परिवार में टकराव झेला। ये व्यक्तिगत कहानियां दिखाती हैं कि विचारों का प्रभाव केवल सार्वजनिक बहस तक सीमित नहीं रहता, वे घरों, रिश्तों और रोज़मर्रा की जिंदगी में भी गूंजते हैं। यही मानवीय परतें अक्सर राजनीतिक निर्णयों को मानवीय परिणामों से जोड़ देती हैं। धीरे धीरे टकराव शिखर पर पहुंचा। नेताओं की रणनीतियां, सार्वजनिक दबाव और धार्मिक भावनाएं मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं जहां सवाल पूछने वाले को खतरा समझा जाने लगा। ये वो मोड़ था जहां विचारों का संघर्ष कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई में बदल गया, और अंततः मुकदमे की प्रक्रिया ने इस टकराव को सार्वजनिक और निर्णायक रूप दे दिया। इस अध्याय का सार ये है कि विचार, शक्ति और भावना एक साथ मिलकर किसी विचारक की नियति तय कर सकते हैं। सुकरात की कहानी दिखाती है कि प्रश्न पूछना कभी-कभी व्यक्तिगत और सामाजिक जोखिम भी लेकर आता है। आज भी जब कोई विचार व्यवस्था को चुनौती देता है तो वही मिश्रण, भय, शक्ति और भावनाएं सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक संवाद में सहानुभूति, स्पष्टता और नैतिकता की आवश्यकता और भी अधिक है। मुकदमे का दिन आया। अदालत की दीवारें ठंडी और गंभीर थीं। पत्थर की सतहों पर सुबह की रोशनी फीकी पड़ रही थी। लोग चारों ओर जमा थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ भय से और कुछ पहले से ही निर्णय लेकर। सुकरात के शिष्य उदास और चिंतित थे। उनके चेहरे पर प्रश्न और दर्द दोनों झलक रहे थे। अभियोजन पक्ष के समर्थक आत्मविश्वास से भरे थे। उनके चेहरे पर वो ठंडा दृढ़ निश्चय था जो अक्सर सत्ता के साथ आता है। अदालत का माहौल घना था। शब्दों की प्रतीक्षा, सांसों की धीमी ताल और उन अनकहे सवालों की गूंज जो दीवारों के भीतर फंसी हुई थी। आज यहाँ केवल एक व्यक्ति का फैसला नहीं होना था, ये उस समाज की आत्म परीक्षा भी थी। अभियोजन ने अपना मामला प्रस्तुत करना शुरू किया। उनके शब्दों में कठोरता थी। वे कहते थे कि सुकरात पर आरोप है युवाओं को भ्रष्ट करना और देवताओं का अपमान करना। उनके तर्कों में भय और व्यवस्था की रक्षा का स्वर स्पष्ट था। अभियोजन ने उदाहरण दिए, युवा जो परंपराओं से दूर हो रहे हैं, सार्वजनिक चौपालों में उथल-पुथल और धार्मिक भावनाओं में उठी असंतुष्टियां।
उन्होंने कहा कि ऐसे विचार समाज की नींव हिला सकते हैं और इसलिए कड़ी कार्यवाही आवश्यक है। उनके शब्द सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, कुछ के चेहरे पर चिंता थी। अभियोजन ने भावनाओं को तार्किक दलीलों के साथ जोड़कर एक प्रभावशाली कथा रची, पर कथा की ताकत अक्सर तर्क से अधिक होती है। अदालत में तनाव बढ़ता गया। कुछ दर्शक भावनात्मक हो उठे, कुछ ने अपने सिर झुकाए। वकीलों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई और कभी-कभी भीड़ में से कोई जोर से बोल उठा। ये दृश्य भावनात्मक रूप से भारी था, न्याय, भय और विश्वास का संगम। अदालत की दीवारें उन शब्दों को निगलती जा रही थी, पर शब्दों की गूंज बाहर तक पहुंच रही थी। हर तर्क के बाद एक छोटा सा मौन होता और फिर भीड़ की प्रतिक्रिया आती। कुछ शिष्य रोते थे, कुछ लोग चिल्लाते थे और कुछ चुप्पी में अपने विचारों को तराश रहे थे। ये मिश्रण अदालत के निर्णय को केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय और राजनीतिक बना रहा था। क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल जवाब तीखे हुए। अभियोजन ने सुकरात के संवादों के कुछ अंश उठाए और उन्हें संदर्भ में रखकर चुनौती दी। सुकरात ने हर बार शांतिपूर्वक जवाब दिया, पर कभी-कभी उनकी चुटकी और व्यंग भी सामने आ गए। एक पल ऐसा आया जब सुकरात ने एक प्रश्न के माध्यम से अभियोजन के तर्क में छिपे विरोधाभास को उजागर कर दिया। भीड़ में हल्की सरसराहट हुई, कुछ लोग चौंक गए, कुछ मुस्कुराए। ये वो क्षण था जब तर्क ने भावनाओं को चुनौती दी। क्रॉस एग्जामिनेशन ने अदालत को एक विचार मंच बना दिया, जहां हर दलील की परख हो रही थी और हर शब्द का वजन बढ़ रहा था। ये प्रक्रिया न्याय की जटिलता को सामने लाती है। निर्णय का समय आया। अदालत ने फैसला सुनाया। सुकरात को दोषी ठहराया गया। ये घोषणा हवा में एक ठंडी लहर की तरह फैली। शिष्य स्तब्ध रह गए और कुछ लोग रो पड़े। ये फैसला केवल कानूनी परिणाम नहीं था, ये समाज की असुरक्षा और राजनीतिक दबाव का प्रतिबिंब था। कुछ लोग राहत की सांस लेते दिखे, कुछ ने इसे अन्याय कहा। अदालत की दीवारों के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रतिक्रियाएं तेज थीं। सुकरात के शिष्य उनके पास आए, उनकी आंखों में आंसू और दृढ़ता दोनों थे। ये वो क्षण था जब व्यक्तिगत शोक और सार्वजनिक अर्थ एक साथ मिलते हैं और इतिहास की धारा बदलने लगती है। मुकदमे ने सुकरात की शिक्षाओं को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा व्यापक बना दिया। दमन ने विचारों को मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें और दृढ़ कर दिया। शिष्य और बाद की पीढ़ियां उन प्रश्नों को आगे लेकर गईं। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालतों में नहीं बनता, वो समाज की सोच, उसकी सहनशीलता और उसकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। सुकरात की कहानी बताती है कि प्रश्नों की शक्ति समय के साथ और भी गहरी होती है। अब कुछ पल के लिए चुप हो जाइए और सोचिए कि किस तरह एक व्यक्ति के प्रश्न समाज की धारा बदल सकते हैं। ये वही बीज है जिससे आने वाली पीढ़ियां नए विचार उगाएंगी। जेल का कमरा छोटा और सादा था। पत्थर की दीवारों पर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। बाहर की दुनिया की हलचल यहाँ तक कम सुनाई देती थी, मानो समय ने यहाँ कदम धीमे कर दिए हों। सुकरात के चारों ओर उसके कुछ सबसे नज़दीकी शिष्य बैठे थे। उनके चेहरे पर शोक, चिंता और एक अजीब सी गंभीरता थी। वे जानते थे कि ये क्षण निर्णायक है, पर वे नहीं जानते थे कि उस शांत चेहरे के भीतर कितनी स्पष्टता और दृढ़ता छिपी है। कमरे की हवा धीमी थी, शिष्यों की सांसें एक-एक करके सुनाई देती थीं। ये वो जगह थी जहां विचार और मृत्यु एक साथ खड़े थे और जहां शब्दों की आखिरी परतें धीरे-धीरे खुलने वाली थीं। सुकरात ने अपने शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू और प्रश्न दोनों थे। उन्होंने धीरे-धीरे कहा, डरो मत, क्योंकि तुम मृत्यु के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं रखते। भय अक्सर अज्ञानता से जन्मता है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि सत्य की खोज जारी रखो, प्रश्न पूछना मत छोड़ो। ये आदेश नहीं, एक आग्रह था, एक विरासत का अनुरोध। शिष्य चुप थे, पर उनकी आंखों में एक नई प्रतिबद्धता की चमक उभर आई। कुछ शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या हमें कुछ करना चाहिए? सुकरात ने उत्तर दिया, जीवन में वही करो जो तुम्हें सत्य के और करीब ले जाए। भय को ज्ञान से बदलो।
उनके शब्दों में कोमलता और दृढ़ता दोनों थीं। सुकरात ने मृत्यु पर दार्शनिक बहस की। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बारे में निश्चित ज्ञान न होने पर डर का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि भय का सामना करने का एक रास्ता है, उसे प्रश्नों के माध्यम से परखना। वे बोले कि यदि मृत्यु के बाद कुछ भी ना हो तो भय व्यर्थ है, और यदि कुछ है तो भय का अर्थ बदल जाता है। इस तरह के तर्क शिष्यों के मन में गूंजते रहे। कुछ ने सहमति जताई, कुछ ने मौन को चुना और कुछ ने आंसू पोंछे। ये बहस केवल दार्शनिक नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत परीक्षा थी। क्या हम अपने विश्वासों के साथ ईमानदार हैं? और क्या हम अपनी मृत्यु के बारे में जो मानते हैं उसे बिना जांच के स्वीकार कर लेते हैं? अंततः वो क्षण आया। सुकरात ने शांति से जहर का प्याला उठाया। ये दृश्य संवेदनशील है, शब्दों को संयमित और सम्मानजनक रखें। शिष्यों की आंखों में भय और श्रद्धा का मिश्रण था। उन्होंने धीरे धीरे प्याला पिया। हर घूंट के साथ कमरे में एक गहरी शांति फैलती गई। शिष्यों की सांसें धीमी और भारी थीं। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ ने अपने गुरु के हाथ थामे रखा। ये दृश्य दर्द और शांति का संगम था। एक व्यक्ति का शांत प्रतिरोध और उसके शिष्यों का आंतरिक परिवर्तन। शब्दों से अधिक ये मौन ही उस क्षण की भाषा बन गया। सुकरात के जाने के बाद शिष्यों का शोक गहरा था, पर उनके आंसू के साथ एक नई प्रतिबद्धता भी उभर आई। वे जानते थे कि उनका गुरु मरकर भी जीवित रहेगा, उसकी विचारधारा उनके भीतर जिंदा रहेगी। कुछ शिष्य बाहर गए और सार्वजनिक चौपालों में फिर से प्रश्न उठाने लगे। कुछ ने अपने जीवन के रास्ते बदल दिए। शिक्षा, लेखन और संवाद के माध्यम से वे अपने गुरु की विरासत को आगे ले गए। ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि व्यक्तिगत शोक अक्सर सामाजिक परिवर्तन का बीज बनता है। एक शांत अंत ने कई लोगों के भीतर नए आरंभ की चिंगारी जलाई। सुकरात की मृत्यु ने उनकी शिक्षाओं को और भी व्यापक बना दिया। दमन ने विचारों को मिटाया नहीं, उसने उन्हें और भी दृढ़ कर दिया। प्लेटो और अन्य शिष्यों ने संवादों को संजोया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। इस घटना का अर्थ केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये एक सार्वभौमिक पाठ है कि प्रश्नों की शक्ति समय के साथ और भी गहरी होती है, और कि व्यक्तिगत साहस सामाजिक परिवर्तन की चिंगारी बन सकता है। अब कुछ पल के लिए चुप हो जाइए। अपने भीतर उठने वाले किसी एक प्रश्न को शांत मन से सुनिए और सोचिए कि आप उसे किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, पर प्रश्नों की यात्रा जारी रहती है।